हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग इस पैंडेमिक में सकुशल होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम बात करने वाले हैं, एक सीरीज़ हम ला रहे हैं जो हिस्ट्री सीरीज़ होगा। इसके बाद एक और सीरीज़ आएगा साथ में ही। डेली के 2 वीडियो अपलोड होंगे। एक वीडियो होगा हिस्ट्री का और दूसरा वीडियो होगा हमारा बायोलॉजी का। ये 2 सीरीज़ ले करके आएंगे हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, इन सारे एग्ज़ामों में आपको ये टॉपिक्स काम देंगे। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस टॉपिक के तो जाना ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो महत्वपूर्ण होगा हमारा वो होगा, फोकस होगा एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले इस टॉपिक की। अभी वैश्विक कोरोना महामारी चल रही है। वैश्विक महामारी में ये कोरोना जो पिछले साल आया था और इसका नया अपडेटेड वर्जन जो आया है अभी, स्ट्रेन जिसके जो से जाना जा रहा है जिस नाम से, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है मानव जाति के लिए और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 1 मई से सरकार ने आदेश किया है कि 18 वर्ष से उम्र अधिक वाले लोगों को, जो 18 से 45 के बीच में होंगे, उन्हें वैक्सीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आयु के लोग हैं, यही भारत और देश और पूरे जगत में अपना परचम लहराने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये युवा वर्ग होता है और इन्हीं पे पूरे चीज़ों का कार्यभार होता है। तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करें और बिल्कुल इस कोविड के वैक्सीन को ले। चलिए हम लोग बात करेंगे अब टॉपिक की, और हमारा टॉपिक होगा इतिहास। और ये इतिहास जो है, ये पहले तो इस बात को समझिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ों का तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन फैक्ट में इन्हीं चीज़ों को पूछता है कि इतिहास, अगर किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे इतिहास हो गया, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। इसके अलावा इस इतिहास में पढ़ना क्या है, इतिहास की अगर परिभाषा लिखी जाए तो छोटे शब्दों में क्या लिख सकते हैं। इन्हीं सारी टॉपिकों के साथ आज शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा, और इन्हीं वीडियो के साथ डेली के सीरीज़ में कोशिश रही रहेगी कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुंचाएं और आप लोग को इसका लाभ मिल सके। हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक की, और इस टॉपिक में कहेंगे कि इतिहास है क्या। पहला शब्द तो हमारा यही आता है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो है वो अगर परिभाषा के रूप में लिखे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब लिखना होता है तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमारे मूल शब्द क्या है और किन शब्दों का चयन होना चाहिए। तो इतिहास की अगर बात करें तो ये इतिहास शब्द जो है, ये 2 शब्दों के मेल से इति और हास, इति मतलब बीता हुआ होता है, अतीत होता है। तो वर्तमान और अतीत, या फिर इसको ऐसे कहें कि अतीत और वर्तमान के बीच में जो एक टाइम पीरियड जो बीत चुका है या फिर बीत रहा है, इन चीज़ों को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं, और इतिहास में इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है। मूल रूप से जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो उसका एक सिलेबस आता है, और इन्हीं सिलेबस के आधार पे हमारी सारी पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। और इसी सिलेबस या फिर किसी भी विषय को पढ़ने के लिए एक टॉपिक्स होते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के माध्यम से हमें बढ़ के, क्योंकि कोई सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता है, और इन्हीं बातों के साथ हम लोगों को मुख्य चीज़ों पर फोकस करना होता है और उस पर काम करना होता है। इतिहास की बात करें तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति थे, जिनकी पुस्तक थी, और उन्हीं के को इस हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस। पहला सवाल तो यहीं से बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि इतिहास को हम लोग पढ़े कैसे, ये बहुत ही अहम मुद्दा होता है, क्योंकि जब हम बुक खोलते हैं तो हमें सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी दिखती है और समझ नहीं आता है कि इसको पढ़े कि इसको पढ़े कि इसको पढ़े। तो ये टॉपिक्स हो जाते हैं, और पता चलता है कि जब खोलते हैं बड़े इच्छा से खोलते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ नहीं पाते हैं, फिर से उसको मोड़ के रख देते हैं। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है कि इसके पार्ट वाइज करें, पार्ट वाइज इसको पढ़ने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसको पार्ट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। यानी इतिहास को अगर डिवाइड करें तो इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित हो जाता है। 3 कालखंड, यानी पहला प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिकल एज,
दूसरा होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए गए। हम सबका जिक्र करेंगे क्योंकि हमने पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों को पे ज़्यादा फोकस रखना है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन पहले 2-3 क्लास जो होंगे वो होंगे एक छोटे मोटे यानी कम कम समय के होंगे, और एक थॉरो जानकारी दी जाएगी कि हमें इस हिस्ट्री के पार्ट में कौन कौन से पार्ट को कवर करना है। तो पहले तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। एक था प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज, दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और तीसरा था ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या थी? पहले तो इस प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज जो है, इसकी जानकारी कैसे हुई? इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए उनसे इन सारी चीज़ों की जानकारी हुई। क्योंकि जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए सिर्फ देखा गया, क्योंकि लिपि का कोई ज्ञान था नहीं, तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल था। और दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इसमें जो प्राप्त हुए, इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो पुरातात्विक और साहित्यिक यानी लिपि के भी प्राप्त हुए। लेकिन क्या हुआ कि साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन लिपि भी प्राप्त हुई, लेकिन इन लिपियों को पढ़ा नहीं गया। अब पढ़ा नहीं गया तो ऐसी स्थिति में इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। बात करेंगे इससे आगे इसकी टॉपिक को। तीसरा था हमारा, यानी इस इतिहास के पार्ट का तीसरा भाग था जिसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज। इसमें पुरातात्विक साहित्यिक तो प्राप्त हुए, और जो भी चीजें प्राप्त हुई उनको पढ़ा गया, समझा गया। इसी कड़ी में एक सवाल बनता है कि सबसे पहले पढ़ने का श्रेय, यानी जो अशोक के जो शिलालेख थे, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य में जो प्राप्त हुए थे वो अशोक के महत्वपूर्ण थे वो शिलालेख, इनको पढ़े जाने का सबसे पहला श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में शिलालेखों को के अध्ययन की कल्पना की और अध्ययन किया। तो सबसे पहले उन्हीं को जाता है। बात करेंगे, आगे पढ़ना ही है सब। अब बात करेंगे इस प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। एक था पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्यपाषाण काल, और तीसरा था नवपाषाण काल। ये 3 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया। ये सबके एज विस्तारित थे। पुरापाषाण काल का जो एज था वो अज्ञात काल, यानी पता ही नहीं कि कब से लेकिन कब तक, तो 8000 ईसा पूर्व तक इसके कालखंड की चर्चा की गई। मुख्य रूप से जो इसमें लोग थे, इस समय के लोग थे, वो होमो इरेक्टस कहलाते थे। होमो इरेक्टस के टाइम का जो एज था वो पूरा पाषाण काल कहलाता था। पाषाण मतलब पत्थरों का युग होता है, और इस टाइम में जो थे वो होमो इरेक्टस, जो मानव का विकास क्रम है उसके प्रजाति के लोग इस टाइम ऑफ पीरियड में हुआ करते थे। और इनका जो मुख्य मूल जो काम था वो आखेटक यानी शिकारी, और खाद्य संग्राहक थे, यानी खाने की चीज़ों को संग्रहित करते थे, क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य ही यही था कि मारना है, खाना है, जो भी चीज़ें उपलब्ध थी उस समय खाने पीने की, उसको करना था। दूसरा हमारा मध्यपाषाण काल, और मध्यपाषाण काल का जो समय था वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। और तीसरा था नवपाषाण काल, नियो हिस्टोरिकल एज जिसको कहा जाता है, नियोलिथिक जो कहा जाता है। उसके जो काल थे वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में इनका काल विभाजित था। ये 3 पार्ट में पूरा पाषाण काल को, प्रागैतिहासिक काल को विभाजित किया गया। अब क्योंकि इस पूरा पाषाण काल में कुछ काम हुए, इसके अलावा मध्य पाषाण काल और निम्न नवपाषाण काल में कुछ काम हुआ। अब क्या हुआ कि इन पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक था निम्न पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के पहले भाग, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। यहां से सवाल बनते हैं, पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के 3 कालखंडों में पहला काल जो था, कालखंड था पूरा पाषाण काल, उसके कितने कालखंड किए गए? तो 3 कालखंड किए गए। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा
मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल। अब इन तीनों पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति कैसी थी? तो फलक संस्कृति थी। फलक संस्कृति यानी जो उस समय के जो व्यवस्थाएं थी वो पत्थरों पर आधारित थी, इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया। इसके अलावे इन संस्कृतियों में यानी निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृतियों में जो उस समय जो प्राप्त हुए वो हैंड एक्स प्राप्त हुए, यानी हाथ के बने की कुल्हाड़ी। हम बात की है यहाँ पे कुछ डायग्राम हमने फिगर भारत का नक्शा बनाया है और पुरापाषाण काल के कुछ स्थलों का हमने जिक्र किया। हम आएंगे इस पे भी। अभी इन चीजों को समझिए पहले कि फलक संस्कृति, निम्न पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति या सोहन की संस्कृति इसको कहा गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन कई बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है या फिर एसएससी, सेंट्रल एसएससी में भी पूछा गया है कि आग का सबसे पहले प्रयोग किस काल में देखा गया या किस काल में मिला? तो आग का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो इसी पुरापाषाण काल के पहले एज में, जिसको निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है, इनमें इस आग के प्रयोग को देखा गया। उसके बाद पूछता है कि व्यापक प्रयोग कब किया गया? तो व्यापक प्रयोग किया गया निम्न नवपाषाण काल में, उस पर आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य पुरापाषाण काल में जो संस्कृति हो गई वो सल्क संस्कृति हो गई। सल्क संस्कृति मतलब पहले जो संस्कृति थी, निम्न पुरापाषाण काल में जो संस्कृति थी उसमें जो जैसे पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो मोटे मोटे औजार बनाए जाते थे, तीखा नहीं होता था, यानी पतला और महीन नहीं होता था। लेकिन इस जगह पे यानी मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि इसमें थोड़े से संशोधन हुए और छोटे छोटे औजार के रूप में फलक, वेधनी, खुरचनी, इन चीजों का प्रयोग होना शुरू हो गया, यानी पतले पतले औजार, धारदार औजार की शुरुआत हुई। कुत्ते को पालतू बनाने का सबसे पहले काम अगर कहीं किया गया तो इसी निम्न पुरापाषाण काल में किया गया। इसको हेमो इरेक्टस का युग भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बात क्या करना है कि उच्च पुरापाषाण काल यानी तीसरा इसका पीरियड जो था उसको कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल, और इसकी जो संस्कृति थी वो सल्क और फलक दोनों की संस्कृति थी। ये ध्यान रखिएगा, सल्क और फलक यानी इन दोनों का मिश्रित रूप जो हुआ इसको उच्च पुरापाषाण काल, यानी यहाँ के एज का ये सबसे उच्च यानी विकसित सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ। इस स्थिति में पत्थरों का तो प्रयोग होता ही था, और इन पत्थरों के उपयोग के साथ साथ जो उद्योग लगाए गए उसको चकमक उद्योग कहा गया। पूछा भी जाता है कि चकमक उद्योग की शुरुआत किस एज में हुई? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ऐसे तो फर्स्ट लाइन फैक्ट में पुरापाषाण काल ही देता है, लेकिन आप अगर इसके जो डेप्थ में जाएंगे तो उच्च पुरापाषाण काल यहाँ पे इसके प्रयोग में देखे जाते हैं। आधुनिक मानव यानी हम जो अभी व्यक्ति जो हम आप जो अभी हैं उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो होमोसेपियंस, और ये होमोसेपियंस जो है इसकी जो उदय हुई यानी शुरुआत जो हुई वो इसी काल में हुई, यानी उच्च पुरापाषाण काल में हुई। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुख्य उपकरण इसमें जो थे वो मूल रूप से ब्लेड थे, यानी और पतला हो गया था, तीक्ष्ण हो गया था इस समय की संस्कृति। उसके बाद इस भाग में आते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम ऑफ पीरियड जो था वो था 8000 से 4000 ईसा पूर्व। और 8000 से 4000 ईसा पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी उसको मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक युग कहा गया। मीसोलिथिक क्योंकि ये भी लिथिक मतलब पत्थर ही होता है, और ये भी पत्थरों से ही तैयार किया जाता था, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ का युग भी कहा गया। माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे औजार का युग कहा गया। और इस समय के जो लोग हुआ करते थे वो मुख्य रूप से आखेटक तो शुरू में भी थे, बाद में भी आखेटक थे यानी शिकारी थे, लेकिन इसमें थोड़े से बदलाव हो गए और इन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और आखेटक के साथ पशुपालक इनका, क्योंकि पहले जो था वो आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्रहण करते थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी संस्कृति इनकी बदली। खाद्य संग्रहण तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पशुपालन भी शुरू कर दिया। उसके बाद आता है तीसरा नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज जिसको कहा जाता है। खाद्य उत्पादक होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति रहते थे, लोग रहते थे, उसको खाद्य उत्पादक कहा जाता था।
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नवपाषाण काल में हुई, तो इसके सारे डिस्क्रिप्शन हम लोगों को देखने हैं। मैप बनाएंगे हम और इस मैप में इनके सभी जगहों को दर्शाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पाषाणिक काल के जो टाइम थे, यानी पूरा पाषाण काल में जो कुछ जगह जो प्राप्त हुए भारत में, उसमें एक जगह था मिर्जापुर। और मिर्जापुर का जो था वहाँ से जो प्राप्त हुआ वो लोहदा नाला, यानी नाला प्राप्त हुआ, लोहे का नाला प्राप्त हुआ। इसमें कहा जाता है कि यूपी के मिर्जापुर की बेलन की घाटी यूपी के मिर्जापुर में, जहाँ से इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है, भारत का मध्यान्ह रेखा जो गुजरता है वहाँ से, तो इस मिर्जापुर के निकट जो है बेलन की घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पूरा पाषाणिक काल के कौन से जगह से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो यूपी के मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। दूसरा यहाँ पे बनता है कि एक जगह है महाराष्ट्र, अभी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे दो जगह है, एक नेवासा और दूसरा चिरकी। इन जगहों से कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचनी जैसे उस समय के औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, एक सवाल पूछता है कि 1863 में यानी पत्थर के बने कुल्हाड़ी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए, तो सबसे पहले जो प्राप्त हुए वो 1863 में तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में पलवरम, 3 स्थान था, एक था पलवरम, दूसरा था अतिरमपक्कम और तीसरा था गुड़ियाम। इन तीनों जगहों से प्राप्त हुआ। और ये जो स्थिति थी इसको सबसे पहले जो प्राप्त किया वो 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट इसको प्राप्त किया। यानी प्रथम हैंडक्स यानी हाथ की बनी कुल्हाड़ी जो सबसे पहले प्राप्त हुई वो कहाँ से हुई, तो पलवरम, अतिरमपक्कम और गुड़ियाम जैसे जगहों से प्राप्त हुई। और सबसे पहले जहाँ पे मिला, जिन लोगों ने खोजा, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यही सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुआ पत्थर के बने कुल्हाड़ी, तो ये तमिलनाडु के पलवरम जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। दूसरा काल आता है, क्योंकि अब हम लोगों को इस प्रागैतिहासिक काल से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और दूसरा काल जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज, जहां से हमने बताया भी था कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन क्योंकि जानकारी के अभाव में यहाँ की जानकारी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। इसके दो टाइम ऑफ पीरियड हो जाते हैं। एक टाइम पीरियड हो जाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, और जिसका टाइम ऑफ पीरियड रहा था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। बात करेंगे इस पे भी, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बिहार के भी एग्जाम में और बाकी जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 1-2 सवाल यहाँ से फिक्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में। दूसरा होता है वैदिक सभ्यता। दूसरे पार्ट इसके हो जाते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। इसके टाइम ऑफ पीरियड हो जाते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच। इस वैदिक संस्कृति यानी सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच होता है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच होता है। तो ये इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर जो होगा, क्योंकि आज तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिलेबस डिस्कस का ही क्लास चलेगा 2 दिन। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पे कि किन किन पार्टों को किन किन हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो ये 2 टाइम ऑफ पीरियड में बट गया, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग्वैदिक काल। तीसरा हमारा पार्ट आता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को अब जब डिवाइड करेंगे तो वो लगभग 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं पढ़ने के उद्देश्य से। पहला हो जाता है प्राचीन भारत जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक 712 ईस्वी तक आता है, एडी तक आता है। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से, ऐसे इसको अगर करोड़ों वर्ष से पहले से रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझे हैं तो अब यहाँ से आएंगे। तो प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तीसरा होता है आधुनिक भारत या आधुनिक काल जिसको कहा जाता है, वो 1707 से, वैसे यूँ तो कहेंगे कि अभी तक, लेकिन मुख्य रूप से 1947 तक हम लोगों को देखना है, 1947 तक। इनके भी बहुत सारे पार्ट होंगे, इन सारी चीज़ों को डिवाइड करेंगे हम लोग अगले कक्षा में। एक पॉइंट अन्य बातों के रूप में आज जो देखेंगे वो होगा मानव का ऐतिहासिक विकास क्रम। यूँ तो मानव जाति का विकास
लगभग आज से 50,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व ही हो गया था। और जिन प्रजातियों से हुआ था उन प्रजाति का नाम था प्राइटेम्स। हमने लिख भी दिया है, प्राइमेट्स इन प्रजाति से हुआ था। ये प्रजाति जो थी ये मुख्य रूप से बानर, लंगूर, बंदर ऐसे प्रजातियों से ये प्रभावित था, ऐसी प्रजाति थी। क्योंकि मानव का जो विकास हुआ था, तो मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तो पहले मानव बंदर था कह सकते, 4 पैरों पे चलता था। धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई और आज जो ये होमो सेपियंस है, यहाँ तक पहुँचने में रीढ़ की हड्डी को सीधा होना पड़ा और ये हुआ। हम कहते भी हैं अपने कक्षा में कि आदमी पहले बंदर था और फिर से आदमी बंदर होने के लिए तैयार, क्योंकि बंदर फिर आदमी हो जाएगा और आदमी फिर बंदर हो जाएगा। रीज़न यही है कि आपका मोबाइल, जिस मोबाइल से अभी आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बंदर तो मोबाइल देखता नहीं है तो उसका सर झुकता नहीं है, और हम लोग मोबाइल देखते हैं तो सर झुका के देखते हैं, और जिसका रीज़न यही होगा कि फिर से हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी और आदमी फिर से बंदर हो जाएगा। लेकिन चलिए मानव के विकास की बात कर रहे हैं और प्राइमेट्स से मानव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहला जो मानव जो धरती पर आया, जिसकी उत्पत्ति नर वानर के रूप में दक्षिण अफ्रीका में हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसका नाम था। पहले जो आया उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये कहाँ था तो नर वानर था, और ये पाया गया कहाँ तो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। दूसरा है कि जिनजानथ्रोपस, ये भी नर वानर था और पूर्वी अफ्रीका में पाया गया। तीसरा था जावा मानव, जो जावा द्वीप पे पाया गया, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई, रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई। पहले जो मानव था वो क्या करता था कि पहले मानव 4 पैरों पे चलता था, 4 पैरों पे चलता था, फिर इसकी हड्डी थोड़ी सी सीधी हुई और ऐसे हुआ, फिर इसकी हड्डी फिर थोड़ी सी और सीधी हुई तो ऐसे हुआ, ठीक है, फिर इसकी हड्डी फिर थोड़ी सी और सीधी हुई, रीढ़ की हड्डी, फिर ऐसे हुआ, और फिर बाद में आकर के पूरा प्रज्ञ मानव के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे बात करेंगे क्योंकि ये जावा मानव तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद आया पेकिंग मानव, जो चीन का था, चीन में इसकी उत्पत्ति हुई। निएंडरथाल मानव, जिसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई। पिल्टडाउन मानव, जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। और क्रो-मैग्नन मानव, जिसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। और सबसे अंत में जो आया वो होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, ये पामीर के पठार में इसकी मूल स्थान थे, इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो आज का ये सेशन था वो इतना ही था। इससे आगे जो हम कल बात करेंगे, अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के पार्ट हो गए हैं। अब जो बात होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अगले चैप्टर में बात होगी। उसके बाद हम लोग इस ऐतिहासिक काल के कुछ टॉपिक को डील करेंगे, यानी इसके सिलेबस को पहले समझेंगे कि पढ़ना क्या क्या है, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। और फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा साहित्यिक विवरणी, इसके अलावा ऐतिहासिक यानी इतिहास को जानने के स्रोत। इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे शब्दों में देखेंगे, जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उसको देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमारे होंगे हम वीडियो लाइव आना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और सेशन हमारा आएगा, डेली का सेशन होगा, वो एक बायोलॉजी के सेशन आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2 वीडियो 15-15 या फिर 20-20 मिनट की लोड होगी। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम डेली का करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का डेली का करंट अफेयर का सेशन सुबह सुबह लाने का प्रयास करेंगे। अगर डिमांड होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।